ये कहानी है अल्मोड़ा गांव की। अल्मोड़ा गांव में किशन नाम का धोबी रहता था, जिसके पास एक गधा था। गधा बड़ा ही अच्छा था और बड़े ही काम करने वाला था, लेकिन किशन उसके काम पर जरा भीतर जोर नहीं देता था। किशन सोचता था कि उसका गधा खाना ज्यादा खाता है और काम काम करता है। एक दिन किशन जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक धोबी मिलता है और उसे बुलाने लगता है। किशन भाई, एक तो तुम्हारा गधा इतना वजन ले जा रहा है और ऊपर से तुम हो कैसे पीट पीट कर लेकर जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो या तुम्हारा गधा चलना ही बंद कर दे। अरे वो भी अपने काम से काम रख, मेरे काम में दखलांदाजी मत कर। नहीं तो या डंडा होगा और तेरा सर होगा पीट पीट कर। तेरा सर ही फोड़ दूंगा। बाप रे बाप, या किशन तो बड़ा ही गुस्से वाला है, इसे तो कुछ कहना ही बेकार है। खैर, हमें क्या इसका गधा और इसकी। भाग्यवान, अब इस गधे को कुछ देने की कोई जरूरत नहीं। इस गधे ने नाक में दम कर दिया है। पहले 1 घंटे में सफर पूरा कर दिया करता था और अब 4-4 घंटे में घर वापस लेकर आता है। इस गधे से मैं बिल्कुल परेशान आ गया हूं। 4 दिन इसका खाना बंद करोगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज से इसका दाना पानी बिल्कुल बंद। ए जी, इतने भी कठोर मत बनो। कल रात से आपने इसे कुछ भी नहीं दिया। कल रात से यह भूखा है। भला इसकी क्या गलती? यदि आप इसे कुछ खाने को नहीं दोगे तो यह चल नहीं पाएगा और बीमार पड़। यदि तुमने इसे कुछ खाना दिया या फिर तुमने इसे इस रस्सी से खोला तो तुम्हें भी इसके साथ साथ बंद दूंगा और तुम्हारा भी दाना पानी बिल्कुल बंद। ठीक है, मैं भूखी रह लूंगी, मगर इस बेजुबान पर ऐसे अत्याचार नहीं करूंगी। ना जाने आपका हृदय कैसा है कि इस बेजुबान पर आपको दया नहीं आती। एक तो इसे इतनी दूर से पैदल आ रहे हो और ऊपर से इसे पीक भी रहे हो। खबरदार सीमा, यदि तुमने इस गधे को कुछ खाने को दिया तो तुम्हें भी तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम्हें मैं आखिरी बार बता रहा हूं, यदि तुम्हारे समझ में नहीं आया तो तुम मेरे गुस्से को जानती हो। मेरी बात ना मानने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सीमा को गधे पर बड़ी ही दया आती है, लेकिन सेवा बड़ी ही मजबूर थी। सीमा कुछ नहीं कर पाती। धीरे धीरे दिन बिता गया और रात हो गई। रात में गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मदन गधे की आवाज सुनकर इग्नोर करता रहा। अरे अरे, कितना कठोर है मेरा मालिक, इसमें तो जरा भी हृदय नहीं है। इसे जरा भी नहीं एहसास कि मुझे कितनी भूख लगी है। यदि मैंने कुछ नहीं खाया तो लगता है आज मैं मर ही जाऊंगा। क्यों ना कुछ छुपकर ही खा लो, ऐसे तो मेरे दम ही निकल जाएंगे। मगर यह ग्रासी है कि मेरे गले में फांसी हुई है। आखिर इस रस्सी को मैं कैसे खोलूंगा? Night was thick with fog, wrapping the town in mist. गधे की ये सब बातें एक व्यक्ति दूर खड़ा हुआ सुन रहा था। अरे, ये गधे इंसान की आवाज में अब से बोलने लगे। ये तो कमाल ही हो गया लगता है। मैं कोई सपना देख रहा हूं। चलकर इस गधे के पास ही देखता हूं। आखिर ये गधा सच में ही बोल रहा हो। इतना बोलकर वह इंसान गधे के पास चला जाता है, पर जाकर देखता है कि गधा फूट फूट कर रो रहा है। अरे गद्दे, तुम इतने क्यों रो रहे हो? और मैंने डर से देखा है। क्या तुम इंसान की आवाज में बोल रहे हो? आखिर ये सच है या झूठ? लगता है तुम बड़े ही दुखी हो, तभी तो इतने फूट फूट कर रो रहे हो। तुम्हारा मालिक तुम पर ज्यादा ही अत्याचार करता है। हन हान भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं बड़ा ही भूखा हूं, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। लगता है भूख के मारे जान ही निकल जाएगी। तुम मेरा एक काम कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हें राजकुमार बना सकता हूं। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक गधा एक तो बोल रहा है और ऊपर से मुझे राजकुमार बनने की बात कर रहा है। हाँ, कैसी हो सकती है? मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं सच बोल रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम्हें राजकुमार बना सकता हूं अगर तुम मुझे इस रस्सी से खोलोगे। गाधे की बातें सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। ठीक है, खोल लेता हूं। वैसे भी इसे खोलने में कौन सा मेरा कोई जा रहा है। इतना बोलकर
धनीराम गधे की रस्सी खोलने लगता है। गधे की रस्सी खुलाते ही वह वहां से चल देता है। चलो, अब तुम इस कैद से आजाद हो। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। लेकिन इतनी रात गए तुम जाओगे कहाँ? आज की रात तुम कहाँ रहोगे? कहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगा। वैसे भी मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है। जो वादा मैंने तुमसे किया है, तो मैं एक राजकुमार बनाने का मैं भूला नहीं हूँ। हा हा हा। और क्यों मजाक कर रहे हो? इतने सुहाने ख्वाब क्यों दिखा रहे हो कि रात में नींद भी ना आए? मैं जानता हूं तुम मुझे झूठा ख्वाब दिखा रहे हो। चलो, खैर कोई बात नहीं, खा भी तो है, देखने में क्या जाता है? वैसे भी बड़ा ही सुहाना ख्वाब है। ख्वाब सुहाना ही तो है। नामुमकिन तो नहीं तुम्हारे इस ख्वाब को मैं हकीकत में बदलने वाला हूं। देखना, अब बड़ी जल्दी तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। क्या तुमने कभी राजा की बेटी को देखा है? बाप रे बाप, राजा की लड़की को देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा की बेटी को कोई नहीं देख सकता? देखना तो दूर की बात है, आज तक हमने राजा की बेटी का नाम भी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कल ही राजा के महल में राजा की बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगने जाऊंगा। तुम तैयार रहना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बात हो जाए तो मुझे बता देना। वैसे तो मुझे तुम्हारी सारी बातें झूठी और मजाकिया लग रही है। तुम्हारी किसी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। हा 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 हा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, धोबी भी सोकर उठ जाता है। धोबी सोकर उठकर देखता है कि गधा उसके बगीचे में है ही नहीं। यह देख धोबी बिल्कुल हैरान हो जाता है और चिल्ला चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है। और भाग्यवान भाग्यवान, जल्दी यहां आओ। देखो भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। किसी ने मेरा गधा चुरा लिया है। मेरा गधा चोरी हो गया। अब मैं काम कैसे करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। हा हा हा। बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारा गधा किसी ने चुराया नहीं है। वह तुमसे तंग होकर यहाँ से भाग गया है। तुम उसे रोटी भी नहीं देते थे और उसे खाने के लिए चारा भी नहीं देते थे। आखिर वह बेचारा क्या करता? उसी गधे की इसमें कोई गलती नहीं है। सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। अब भूख तो कहा था ना, ऐसे परेशान मत करो। परेशान करोगे तो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। उधर वह गधा एक तालाब के पास जाता है और जाकर एक राजा के खिलजी में बदल जाता है। गधा अब राजा के खिलजी का रूप धारण कर लेता है। रूप धारण करके वह राजा की महल में जाता है और जाकर राजा से मिलाने की दरखास्त लगाता है। क्षमा करें, लेकिन बिना राजा की अनुमति के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मैं अभी जाकर राजा से पूछ कर आता हूं। यदि राजा ने आपसे मिलाने के लिए बोल दिया तो मैं अवश्य आपको अंदर लेकर चला जाऊंगा। आप कुछ देर अतिथि कक्ष में पधारें, मैं तब तक आज्ञा लेकर आता हूं। राजा के दरबार में धोबी पहले से ही मौजूद था, जो अपने सारी बात राजा से बता रहा था। राजा के सैनिक राजा से अनुमति लेकर राजा के खिलजी को अंदर बुलाकर ले आते हैं। महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपके इस दरबारी की समस्या मिनटों में समाप्त कर सकता हूं, जिससे आपके समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें अनुमति है। अगर तुमने इस दरबारी की बात 1 मिनट में सुलझा दी तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। तो व्यक्ति बताओ, तुम अपने गधे को क्या खिलाया करते थे? जब गधा तुम्हारे घर से चोरी हुआ तुमने उसे क्या खिलाया था? महाराज, मैं अपने गधे से बड़ा ही प्रेम करता हूं, और वैसे भी मैं अपने गधे को तरह तरह की चीजें खिलाता हूं। जैसे मैं कभी कभी अपने गधे को समोसा भी खिला देता हूं, कभी जलेबी खिलाता हूं। जो भी मेरे गधे को पसंद होता है मैं वह सब अपने गधे को खिलाता हूं।
महाराज, मुझे पता है यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि गधे तो कोई ऐसी चीज खाते ही नहीं। गधे को मीठा पसंद ही नहीं होता। तो इसे यह घोषित होता है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। या आपने गधे को भूखा रखता था। उसका गधा किसी ने चोरी नहीं किया, बल्कि वह इसकी हरकतों से तंग आकर इसे छूटा। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पति इतने लालची हैं कि इन्होंने उस गधे को कुछ खाने को ही नहीं दिया, जबकि वह गधा बेचारा सारा सारा दिन काम करता था और काम से आकर पूरा दिन या उसे भूखा रखते थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी इन्होंने यूज भूखा रखा, जिससे परेशान होकर सच में ही वह इन्हें छोड़कर चला गया है। वह गधा इन बातों को आसान से सुलझाता है। यह देख राजा बड़े ही खुश होते हैं। धोबी और उसकी पत्नी भी वहां से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तभी राजा उसे गधे से पूछते हैं, बताओ तुम कौन हो? तुम तो बड़े ही समझदार हो। तुमने मिनटों में यह पहेली बुझा दी और मेरा समय बचा दिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मैं कोई नहीं, एक गधा हूं। हा 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 हा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। महाराज, मैं पास के गांव से आया हूं। पास के गांव धनोरी के राजा प्रताप ने मुझे भेजा है। मैं राजा का खिलजी हूं। मुझे राजा ने भेजा है। आपकी बेटी अब जवान हो गई है, जिसके लिए मैं रिश्ता लाया हूं। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी राजा देखने में कैसे है? महाराज, आप उन सब की चिंता मत करो। हमारे महाराज इतने सुशील और सुंदर हैं कि यदि आपने देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। हाँ हाँ, यह सब तो ठीक है। यदि राजा का खिलजी इतना समझदार और चालाक है, तो राजा कितना होगा। ठीक है, हम तैयार हैं। ये कहानी है मथुरा गांव की। मथुरा गांव में दो भाई रहते थे, जिनका नाम उमेश और रमेश था। उमेश की माता का बचपन में ही देहांत हो चुका था, लेकिन पिता अभी जिंदा थे। कुछ समय पहले दोनों भाइयों का विवाह हो गया था। दोनों का जीवन बड़े ही सुख से बीत रहा था। दोनों भाई अपने अपने काम पर लगे हुए थे। उमेश सब्जी बेचने का काम करता था, जबकि रमेश व्यापार से कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना घर चला रहा था। एक दिन उमेश अपने पिता से बुलाता है, पिताजी, मुझे लगता है अब आपको हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर देना चाहिए। वह क्या है ना कि अब आपकी भी उम्र हो गई है। न जाने कब अब भी ऊपर वाले को प्यारे हो जाए। इसीलिए अपने जीते जी हम दोनों भाइयों को बंटवारा करके दे दीजिए। हाँ हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ना जाने अब आप कितने दिन के मेहमान हैं। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो मैं तुम दोनों को बंटवारा करके दे देता हूँ। कल सवेरा होते ही मैं तुम दोनों भाइयों को सब चीज आधी आधी बात कर दे दूंगा। तभी कुछ ही देर बाद उमेश की पत्नी आती है और अपने पिताजी से बोलने लगती है, पिताजी यह लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं। खाकर देखिए पिताजी कैसे हैं। इस लड्डू से आपको बड़ी ही ताकत मिलेगी, जिससे आप और 100 साल जी सकेंगे। अरे नहीं नहीं पिताजी, देसी घी शायद आपको इस उम्र में नुकसान दे सकता है। यह देखिए, मैंने आपके लिए शाही पनीर और रोटी बनाई है, जिससे आपके शरीर में ताकत आएगी और आप ऐसे ही तंदुरुस्त रह पाएंगे। उमेश के पिताजी खाना खाते हैं। खाना खाकर कुछ ही देर बाद आराम करने के लिए चले जाते हैं। वह अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उमेश अपने पिताजी के कमरे में जाता है। जाकर देखता है कि मैं इसके पिताजी को तो पहले से ही बड़ी ही तेज बुखार हो रहा है और वह बुखार में सिसक रहे हैं। बड़ी तेज बुखार होने के कारण उनसे उठा भी नहीं जा रहा। पिताजी, आज आप अभी तक सो रहे हैं? क्या आपको नहीं पता आज खेत में हमें बंटवारा करने जाना है? हाँ हाँ पिताजी, उठिए। आपको हमारे साथ चलना चाहिए और चलकर पहले बंटवारा करा दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आप बंटवारे से पहले ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाए। उमेश बेटा, आज मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है। तुम मुझे डॉक्टर से दवाई लाकर ला दो, जिससे मुझे कुछ आराम हो जाएगा। जैसे ही आराम होगा, मैं तुम दोनों भाइयों के साथ बंटवारा करने चलता हूं।
पिताजी की यह बातें सुन उमेश और रमेश दोनों के मन में लाला जाता है और वह दोनों सोचने लगते हैं। यदि मैं पिताजी को अस्पताल लेकर जाऊंगा तो पिताजी सोचेंगे कि उमेश मुझसे बड़ा ही प्रेम करता है, या सोच पिताजी मुझे ज्यादा धन देंगे। हाँ, मैं ही पिताजी को वेद के पास लेकर चलता हूं। और यह उमेश तो बिल्कुल ही पागल है। अच्छा होगा कि पिताजी को मैं ही वेद के पास लेकर जाऊं और इस बहाने मैं पिताजी का दिल भी जीत लूंगा, जिससे पिताजी यूज ज्यादा प्रेम करेंगे और ज्यादा खेती बड़ी मुझे दे देंगे। या बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरे पिताजी को लेकर चलता हूं। इस तरह दोनों भाई पिताजी की देखरेख में लग जाते हैं। एक अपने पिताजी को पानी लेकर देता तो दूसरा अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ लेकर आता। इस तरह दोनों भाई अपने पिताजी की सेवा में जुटे रहे। दोनों भाई पिताजी की बड़ी ही देख देख करते हैं और बहुत जल्द उन दोनों के पिताजी ठीक हो जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बिताते हैं, फिर से रमेश अपने पिताजी से कहाने लगता है। एक दिन सुबह सवेरे उमेश, रमेश और उमेश के पिताजी तीनों अपने खेत की तरफ चल देते हैं। आज तुम दोनों भाइयों का बंटवारा हो रहा है। खेत के इधर वाले जमीन उमेश की और इधर वाली जमीन रमेश की, या दोनों तुम दोनों का बंटवारा है, और या पीपल का पेड़ उमेश का और या वाला आम का पेड़ रमेश का है। और रही बात घर की, मेरे 2 मकान है, जिसमें से एक मकान उमेश का, दूसरा रमेश का। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। इस तरह दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। दोनों भाई अपना जीवन सुख से बिता रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीता जाता है। एक दिन उमेश के पिताजी उमेश की पत्नी के यहाँ खाना खा रहे थे कि तभी उमेश की पत्नी आती है और बुलाने लगती है, पिताजी आज खाना मैंने बना दिया है, लेकिन कल राधा ही तुम्हें खाना बनाकर खिलाया कि वैसे भी कल सुबह भी तुम्हें मैंने खाना खिलाया था। कल से तुम उन्हीं के यहीं खाना खाना और अपने कपड़े भी वही धुलवाना। इतना सुनकर उमेश के पिताजी खाना वहीं पर छोड़ देते हैं और उठकर वहां से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यह बात मैं इसके पिताजी को बड़ी ही लग गई थी। उमेश के पिताजी जाते हैं और गांव के एक नुक्कड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। रोते रोते उमेश के पिताजी को शाम हो जाती है। शाम होते ही उमेश के पिताजी एफआईआर से वापस रमेश के घर की तरफ चले जाते हैं और जाकर रमेश की पत्नी से कहने लगते हैं, राधा बिटिया, बड़ी जोरों से भूख लगी है। तुम मेरे लिए 2 रोटी और 1 गिलास पानी ला दो, मैं खाना खा लेता हूँ। क्या आप भी रोज रोज खाना खाने आ जाते हो क्या? आपको पता नहीं रमेश का कहीं काम नहीं लग रहा? वैसे ही आजकल इतने खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, कपड़े, न जाने कितने खर्चे बढ़ गए। ऊपर से तुम भी यही खाना खाने आ जाते हो क्या? तुम यूं पूजा के घर जाकर खाना नहीं खा सकते? लेकिन राधा बिटिया, मैंने तो कल सुबह से तुम्हारे घर खाना ही नहीं खाया। मैं तो कल से उमेश के यहाँ पर ही खाना खा रहा हूँ। खाना खिला देगी तो क्या हो जाएगा? 2 वक्त का खाना खिलाने से वह गरीब नहीं हो जाएगी। और वैसे भी आज तक की जितनी भी आपकी कमाई थी, आपने सब यूज ही तो दी है। और रही बात खेती बाड़ी की, तुमने सारी जमीन जायदाद यूज पूजा के नाम कर दी है। हमें तुमने दिया ही क्या है? जाओ जाकर उसे पूजा के घर ही खाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यदि उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो जाकर अनाथ आश्रम में क्यों नहीं रहते? इतना सुनकर उमेश के पिताजी बड़े ही दुखी होते हैं और इतना सुनकर वहीं फुट फुट कर रोने लगते हैं। रोते रोते वहां से जंगल की तरफ चले जाते हैं और जाकर गांव-गांव काम पता करने लगते हैं। धर्म बेटा, क्या मेरे लायक तुम्हारी दुकान पर कोई काम है? यदि कोई काम हो तो बता दो, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं। नहीं काका, अभी तो मेरी दुकान पर कोई भी काम नहीं है। यदि कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। लेकिन काका, इस उम्र में तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे 2 बेटे तो है। इतना सुनकर उमेश के पिताजी बड़े ही दुखी होते हैं और बिना कोई जवाब दिए वहां से चल लेते हैं। जाते जाते उमेश के पिताजी को
गांव का एक जमींदार मिलता है। गांव के जमींदार से मिलकर उमेश के पिताजी बोलाने लगते हैं। जमींदार साहब, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने घर में रख लें और मैं आपका सभी काम करूंगा। आपके गाय भैंस को चराला कर दूंगा। मैं आपका सभी काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। अरे काका, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये घर आपका ही तो है। और रही बात रोटी की, आप रोटी की चिंता मत करें। मैं अभी आपको खाना मांगा कर खिला देता हूं, लेकिन आप मुझसे काम ना मांगे। मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर सकेंगे। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। अच्छा है काका, जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास 4 से 5 गाय हैं, जिनका चरा लाने के लिए मुझे भी कोई चाहिए था। यदि आप खेत से चरा ले आएंगे तो मैं उसके बदले आपको अच्छी धनराशि दे सकता हूं।